अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद लॉग्स चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंटीग्रेट जैज़कैश पेमेंट गेटवे इनटू लारावेल। तो चलें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपोजर कमांड को यूज़ करते हुए लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि प्रोजेक्ट का नेम मैंने रखा है जैज़कैश लारावेल और जो वर्जन है वो है 5.8। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मैं MySQL डेटाबेस को यूज़ कर रहा हूँ और उसके अलावा PHP का वर्जन 7.2। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। और उसके बाद मैं सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। तो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट के ऊपर और पोर्ट 8000 है। और अब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक से क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद मैं अपने MySQL सर्वर को ऑन कर लेता हूँ। और अब मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल को और जो ऑर्डर की डिटेल है उसको स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैं MySQL सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर फिर मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करूँगा और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ जैज़कैश लारावेल DB। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद अब हमने इसमें दो टेबल्स बनाने हैं। इसमें एक प्रोडक्ट टेबल होगा जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल को स्टोर करेंगे और उसके अलावा एक ऑर्डर टेबल होगा जिसके अंदर हम ऑर्डर की डिटेल को स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा मैं SQL फाइल को भी डाउनलोड वाले लिंक में ऐड कर दूंगा और आप उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना डेटाबेस के अंदर। और मैंने इन दोनों टेबल्स की माइग्रेशंस भी बनाई हुई हैं और मैं उन माइग्रेशंस को यूज़ करते हुए टेबल्स को क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो मैंने सारी ऐड की हुई हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने रेफरेंस फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें ये माइग्रेशंस वाला फोल्डर है, आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर इसके अंदर से ये माई माइग्रेशंस वाले फोल्डर को कॉपी कर लेना है। और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया था उस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर ये जैज़कैश लारावेल के नाम से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपने डेटाबेस को ओपन करना है और फिर माइग्रेशंस को ओपन करना है और यहाँ पर मैं उस फोल्डर को पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इसके अंदर दो माइग्रेशंस फाइल्स हैं, एक का नाम है क्रिएट प्रोडक्ट टेबल, इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और इसी तरह जो दूसरी फाइल है वो है क्रिएट ऑर्डर टेबल, इसको भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। और ये जो माइग्रेशंस हैं इनको मैं कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करूँगा, लेकिन उससे पहले हमें डेटाबेस की कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के रूट में आ जाना है और इसमें यहाँ पर ये फाइल देखें .env, इसको आपने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर हमने जो डेटाबेस बनाया था उसका मैं नेम दे देता हूँ जैज़कैश लारावेल DB। उसके अलावा यूज़र नेम रूट है और उसके अलावा पासवर्ड कोई भी नहीं रखा हुआ मैंने। और उसके बाद नेक्स्ट फिर मैं माइग्रेशंस को रन करूँगा। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कमांड को रन करूँगा। यह माइग्रेट कमांड है और इसके अंदर मैंने जो अपना माई माइग्रेशन वाला फोल्डर है उसका पाथ दिया हुआ है। तो मैं माइग्रेशंस को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। हम उनको वेरीफाई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ ऑर्डर के नाम से और प्रोडक्ट के नाम से फोल्डर बन चुका है। यहाँ पर आप देख लें ये प्रोडक्ट टेबल एम्प्टी है, तो इसके अंदर कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मैं एक सीडर क्लास बना लूँगा और फिर उसको यूज़ करते हुए मैं इस टेबल के अंदर डाटा को ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर अब मैं कमांड लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये कमांड लिख दी है, मेक सीडर प्रोडक्ट टेबल सीडर। मैं जस्ट इसको रन करता हूँ। तो ये सीडर क्लास हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है, इसके अंदर डेटाबेस और फिर सीड्स। तो इसके अंदर देखें ये क्लास बन चुकी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर रन फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ डाटा ऐड कर दिया और अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कमांड को ऐड कर देता हूँ। कमांड है dbseed और आगे मैंने क्लास दी हुई है प्रोडक्ट टेबल सीडर। मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देखें कि ये सीडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ डेटाबेस को ओपन करके। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट टेबल को रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो चुकी हैं। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम इन प्रोडक्ट्स को अपने होम पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए HTML टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ से मैं रेफरेंस के फोल्डर में आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर रिसोर्सेज, व्यूज़ और इसके अंदर ये जो फाइल्स पड़ी हुई हैं आपने इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और उसके बाद फिर मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाऊँगा और इसमें यहाँ पर देखें रिसोर्सेज और इसके अंदर व्यूज़ और यहाँ पर फिर मैं इन फाइल्स को पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आप देखें index.blade.php। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये होम पेज का मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने ये फॉर ईच लूप लगाया हुआ है और इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको मैं 1 बाय 1 करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स की डिटेल है यहाँ पर कहाँ से आएगी, तो उसके लिए मुझे एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा और फिर उस कंट्रोलर से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर इंडेक्स व्यू में सेंड करूँगा। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक कमांड को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने कमांड ऐड कर दी है और ये कमांड क्या करेगी कि इंडेक्स कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट कर देगी। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपने कंट्रोलर को ओपन कर लूँगा। तो उसके लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और फिर यहाँ से ऐप और फिर HTTP, उसके बाद कंट्रोलर्स और यहाँ पर आप देखें इंडेक्स कंट्रोलर के नाम से ये कंट्रोलर बना हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं डेटाबेस क्लास को इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर फिर एक फंक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ये इंडेक्स के नाम से एक फंक्शन बनाया है और ये फंक्शन काम क्या करता है कि डेटाबेस में से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करता है और उसके बाद फिर उन प्रोडक्ट्स को इंडेक्स व्यू के पास सेंड कर देता है। और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपने दोबारा से अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और अब मैं यहाँ पर अपने होम पेज के रूट को ऐड करूँगा। तो उसके लिए आपने रूट्स वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर web.php इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर ये जो वेलकम का रूट डिफाइन हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं अपने रूट को ऐड कर देता हूँ। तो ये गेट रूट / मतलब बेस URL हमारा होम पेज, और जब भी हम अपने होम पेज को ओपन करेंगे तो इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर ये जो इंडेक्स वाला फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेटाबेस में से हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये एक सिंटैक्स एरर है इंडेक्स कंट्रोलर के अंदर, मैं जस्ट उसको रिमूव कर देता हूँ।
और मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लेंगे प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, लेकिन इमेजेस हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम इमेजेस को ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए आपने रेफरेंस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है और इसके अंदर स्टोरेज, ऐप, पब्लिक और यहाँ से ये जो इमेजेस वाला फोल्डर है इसको आपने कॉपी कर लेना है और फिर अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और यहाँ पर फिर स्टोरेज, ऐप, पब्लिक और इस फोल्डर के अंदर फिर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इमेजेस हैं और इन इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इनको एसेट्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कमांड लिखता हूँ। तो यहाँ पर कमांड है स्टोरेज लिंक और ये कमांड क्या करेगी कि हमारा स्टोरेज वाले फोल्डर को हमारे एसेट वाले फोल्डर के साथ लिंक कर देगी। तो मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख लें कि ये जो फोल्डर है ये लिंक हो चुका है। और जस्ट अब मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और फिर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इमेजेस अब शो हो रही हैं और उसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो हर प्रोडक्ट के अंदर मैंने बाय नाउ का बटन लगाया हुआ है। और अगर आप इसका लिंक चेक करें, चेकआउट 1, और जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट वाला पेज ओपन होगा और इसके आगे ये जो 1 है ये प्रोडक्ट आईडी है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चेकआउट और प्रोडक्ट की आईडी जो है वो 2 है। तो इस चेकआउट के पेज को क्रिएट करने के लिए मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा और उस कंट्रोलर के अंदर एक चेकआउट वाला फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को एक पैरामीटर पास करूंगा प्रोडक्ट आईडी और फिर उसको यूज़ करते हुए मैं चेकआउट के पेज पे प्रोडक्ट की डिटेल को और पेमेंट फॉर्म को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर मैं कमांड लिखता हूँ और कमांड है मेक कंट्रोलर चेकआउट कंट्रोलर। और ये कमांड क्या करेगी कि चेकआउट कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर क्रिएट कर देगी। तो ये कंट्रोलर बन चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाता हूँ और फिर यहाँ से ऐप, HTTP, कंट्रोलर्स और इसके अंदर आप देख लें चेकआउट कंट्रोलर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं डेटाबेस क्लास को इंपोर्ट करूंगा और उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा इंडेक्स के नाम से। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स के नाम से एक फंक्शन बनाया है और इसको एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी। और जो प्रोडक्ट आईडी इसको कहाँ से मिलेगी, जब यूज़र बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा और साथ में जो प्रोडक्ट आईडी वहाँ पर थी 1 या 2 वो यहाँ पर आगे प्रोडक्ट आईडी में स्टोर हो जाएगी। और फिर मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट आईडी को यूज़ करते हुए डाटाबेस में से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर वो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी उसको मैं चेकआउट वाले व्यू के अंदर सेंड कर रहा हूँ। और नेक्स्ट अब मुझे इसका रूट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं web.php वाली फाइल को ओपन कर लूँगा और फिर यहाँ पर रूट को ऐड कर दूँगा। तो ये रूट मैंने ऐड कर दिया। तो ये चेकआउट वाले पेज का रूट है और प्रोडक्ट आईडी इसको एक पैरामीटर पास किया मैंने। और जब भी ये URL कॉल होगा तो चेकआउट कंट्रोलर का इंडेक्स वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि मैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर चेकआउट वाले व्यू को कॉल कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज वाले फोल्डर में ऐड किया हुआ है तो उसको हम ओपन करते हैं। तो ये चेकआउट वाला पेज है और इसके अंदर ये जस्ट मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। तो यूज़र को ये जो फॉर्म है ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ से मैं किसी बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ तो आप देखें कि ये चेकआउट वाला पेज ओपन हो गया और यहाँ पर ये हमारी कार्ट है और इसके अंदर ये एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है 30 रुपए की। और यहाँ पर यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा और उसके बाद परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो कस्टमर के पास एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और वहाँ से कस्टमर पेमेंट गेटवे के पास रीडायरेक्ट हो जाएगा। और जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा
तो वो कौन से पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चेकआउट वाले व्यू के अंदर मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें फॉर्म एक्शन चेकआउट। तो यूज़र को हमने चेकआउट वाले पेज के ऊपर सेंड करना है। तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चेकआउट वाले पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगी, क्योंकि फॉर्म का जो मैंने मेथड लगाया हुआ है वो पोस्ट है। और उसके अलावा इस चेकआउट वाले पेज के अंदर हम सारी ट्रांजैक्शन डिटेल को ऐड करेंगे जो कि हमने पेमेंट गेटवे को सेंड करनी है। तो उसके लिए मैं चेकआउट वाले कंट्रोलर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डू चेकआउट के नाम से। तो ये मैंने फंक्शन बना दिया डू चेकआउट, और फॉर्म से जो डाटा हमें रिसीव होगा वो ये इस रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा और उसके अंदर से हम पोस्ट डाटा को गेट कर लेंगे। और फिर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसको यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं इस फंक्शन का रूट क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं web.php वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें नीचे तो यहाँ पर मैंने ये रूट को ऐड कर दिया है कि जब भी चेकआउट वाला URL कॉल होगा तो चेकआउट कंट्रोलर का डू चेकआउट वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। इसको हम अब टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें कि प्रोडक्ट आईडी, फुल नेम, ईमेल ये जो है ये डिस्प्ले हो रही हैं। और उसके बाद मैं दोबारा से चेकआउट वाले कंट्रोलर में आ जाता हूँ और यहाँ पर अब हम ट्रांजैक्शन डिटेल को ऐड करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट प्राइस है उसको मैं डेटाबेस में से गेट करूँगा। तो ये उसके लिए मैंने कोड लिख दिया है। तो हमारे पास पेमेंट फॉर्म से जो डाटा आ रहा था उसके अंदर जो प्रोडक्ट आईडी है उसको मैंने गेट कर लिया है और फिर इस प्रोडक्ट आईडी को यूज़ करते हुए जस्ट डेटाबेस में से मैं ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पर जो प्रोडक्ट की लेटेस्ट प्राइस है उसको मैं गेट कर लूँगा और उसको मैं JSCache का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने कुछ कोड ऐड किया है। तो डेटाबेस के अंदर से जो प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास आ रही है उसको मैंने यहाँ पर गेट कर लिया है। तो हमारी जो प्राइस होती है वो कुछ इस तरह होती है कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, मगर जो प्राइस हमें पेमेंट गेटवे को सेंड करनी होती है उसके अंदर से हमें डेसिमल को रिमूव करना पड़ता है। तो ये कोड काम क्या कर रहा है कि जस्ट हमारी जो प्राइस है उसके अंदर से डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर रहा है और उसके बाद हमारे पास ये एक वेरिएबल है PP अमाउंट, इसके अंदर हम डेसिमल के बगैर जो प्राइस है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट नीचे हम डेट एंड टाइम को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया है और जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि डेट एंड टाइम को इस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर उसको PP ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक PP अमाउंट और दूसरी PP ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम। और डेट एंड टाइम को यूज़ करते हुए जो सबसे मेन चीज़ है जिसका आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने टाइम जोन जो है वो लाजमी सेट करना है। अगर आप टाइम जोन को सेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो टाइम जोन को सेट करने के लिए आपने कॉन्फ़िग वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और उसके अंदर app.php वाली फ़ाइल होगी, उस फाइल के अंदर जो है हम टाइम जोन को सेट करेंगे। तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कॉन्फ़िग वाले फोल्डर को ओपन करता हूँ और फिर ये app.php वाली फाइल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ पर देखें टाइम जोन UTC, आपने इसको चेंज करके एशिया कराची कर देना है। तो ये टाइम जोन मैंने सेट कर दिया है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर नीचे मैं एक्सपायरी डेट एंड टाइम को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने कोड ऐड कर दिया है और ये काम क्या कर रहा है कि जो भी हमारा करंट डेट एंड टाइम है उसके अंदर 1 घंटे को ऐड करता है और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और फिर ट्रांजैक्शन एक्सपायरी डेट एंड टाइम के अंदर स्टोर कर देता है।
और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी को क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने ट्रांजैक्शन आईडी बना ली है और ये मैंने कैसे बनाई है कि जस्ट जो ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम है उसके साथ मैं टी को अपेंड कर रहा हूँ और फिर उसको पीपी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास 4 मेन चीज़ें आ चुकी हैं, एक पीपी अमाउंट, दूसरी पीपी ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम, तीसरी पीपी ट्रांजैक्शन एक्सपायरी डेट एंड टाइम और चौथी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। और उसके बाद फिर मैं नीचे एक ट्रांजैक्शन अरे बनाऊंगा और उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन डिटेल को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट डाटा के नाम से एक अरे बना ली है और इसके अंदर जो हमारे पास ट्रांजैक्शन डिटेल थी जैसा कि पीपी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, पीपी अमाउंट, पीपी ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम एंड पीपी एक्सपायरी डेट एंड टाइम, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हमें और भी ऐड करनी पड़ेंगी, जैसा कि यहाँ पर है मर्चेंट आईडी, पासवर्ड, रीडायरेक्ट यूआरएल, सिक्योर हैश और उसके अलावा पीपी वर्जन। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो मर्चेंट आईडी है और पीपी पासवर्ड है ये आपको सैंडबॉक्स के अकाउंट में से मिलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैज़कैश के सैंडबॉक्स में से आपने इनको कॉपी कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर कॉन्स्टेंट्स के नाम से एक फ़ाइल बनाऊँगा और उसके अंदर ये जो डिटेल है इसको जैज़कैश के अकाउंट में से कॉपी करके और फिर वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स वाली फ़ाइल है ये मैंने पहले से बनाई हुई है, तो उसके लिए मैं रेफरेंस फोल्डर में आ जाता हूँ, यहाँ से कॉन्फ़िग और फिर ये कॉन्स्टेंट्स, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाऊँगा और यहाँ से कॉन्फ़िग और फिर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये कॉन्स्टेंट्स वाली फ़ाइल मैंने पेस्ट कर दी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि कुछ वैल्यूज़ तो मैंने पहले से ऐड की हुई हैं, जैसा कि करेंसी कोड, PKR, वर्जन 1.1 और लैंग्वेज इंग्लिश। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने रिटर्न URL को भी ऐड किया हुआ है और वो क्या है कि पेमेंट स्टेटस। और इस URL के ऊपर जैज़कैश हमें ट्रांजैक्शन का जो स्टेटस है वो सेंड करेगा कि ट्रांजैक्शन फेल है या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। और उसके अलावा ट्रांजैक्शन पोस्ट URL, तो ये भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ये भी आपको जैज़कैश के सैंडबॉक्स अकाउंट में से मिलेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो हमने ये ट्रांजैक्शन पोस्ट URL के ऊपर सेंड करनी है। तो अब मैं मर्चेंट आईडी, पासवर्ड और इंटेग्रिटी साल्ट को जैज़कैश के सैंडबॉक्स अकाउंट में से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा जैज़कैश का सैंडबॉक्स अकाउंट है और यहाँ पर आप देखें क्रीडेंशियल जनरेटर और यहाँ पर ये मर्चेंट आईडी और ये पासवर्ड, इंटेग्रिटी साल्ट वगैरह अवेलेबल हैं। मैं इनको यहाँ से कॉपी करके 1 बाय 1 करके पेस्ट कर देता हूँ। पासवर्ड, इंटेग्रिटी साल्ट, तो ये तीनों चीज़ें मैंने पेस्ट कर दी हैं। अब चौथा काम आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये देखें रिटर्न URL, तो इस रिटर्न URL को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर सैंडबॉक्स अकाउंट में आ जाना है और यहाँ पर देखें रिटर्न URL, तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और फिर उसके बाद अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अपडेट हो गया और उसके बाद फिर आपने वापस आ जाना है और दोबारा से चेकआउट कंट्रोलर और यहाँ पर अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले वर्जन, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ कि कॉन्फ़िग वाले फोल्डर के अंदर एक कॉन्स्टेंट्स वाली फ़ाइल है और उसके अंदर एक जैज़कैश की अरे है और उसके अंदर वर्जन स्टोर है। उस वर्जन को जस्ट मैं यहाँ पर पीपी वर्जन के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पीपी लैंग्वेज, तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज को ऐड कर देता हूँ।
तो ये कॉन्स्टेंट्स में से लैंग्वेज को मैंने ऐड कर दिया है और उसके बाद फिर मर्चेंट आईडी और उसके बाद फिर पासवर्ड और उसके बाद फिर करेंसी और उसके बाद फिर रिटर्न यूआरएल। तो ये पोस्ट डाटा अरे के अंदर मैंने सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को ऐड कर दिया है और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है पीपी सिक्योर हैश। तो ये सिक्योर हैश हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं नीचे एक फंक्शन बना लेता हूँ जो क्या करेगा कि सिक्योर हैश बना के हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर ये मैंने फंक्शन ऐड कर दिया है गेट सिक्योर हैश और जो ट्रांजैक्शन अरे हमने बनाई है वो हम इसको पास करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है कि हम अरे को सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर और फिर उसके बाद यहाँ पर ये फॉर ईच लूप लगा हुआ है और इसके अंदर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि हर वैल्यू के बाद एंड लगाते जाना है। और उसके बाद नेक्स्ट जस्ट यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लगाया हुआ है हैश एच मैक और ये फंक्शन क्या करता है कि हमें सिक्योर हैश क्रिएट करके देता है और इसको हमने कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर है SHA-256, ये एल्गोरिथम का नेम है। उसके अलावा जो हमने स्ट्रिंग बनाई है वो हम इसको पास कर रहे हैं और उसके अलावा इंटेग्रिटी साल्ट वो हम इसको पास कर रहे हैं। तो इस फंक्शन से हमें एक सिक्योर हैश रिटर्न होगा जो कि यहाँ पर पीपी सिक्योर हैश में स्टोर हो जाएगा और फिर उसको हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रिटर्न करवा रहे हैं। और उसके बाद फिर दोबारा से मैं डू चेकआउट वाले फंक्शन में आ जाता हूँ, ये पोस्ट डाटा अरे के नीचे, और यहाँ पर फिर मैं सिक्योर हैश को गेट कर लेता हूँ। तो जस्ट ये सिक्योर हैश को मैंने गेट करके और उसके बाद ये पोस्ट डाटा सिक्योर हैश में मैंने स्टोर कर दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन अरे के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे कि हमने इनको पेमेंट गेटवे को सेंड करना है। मगर इससे पहले हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट मैं कोड लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जस्ट पोस्ट डाटा को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जो ट्रांजैक्शन डिटेल है हमारी वो प्रिंट हो जाएगी और उसके अलावा मैं जस्ट ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल है इसको सेशन के अंदर भी स्टोर कर रहा हूँ। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है कंट्रोलर्स कॉन्फ़िग नॉट फाउंड। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉन्फ़िग क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अब हम फिर से टेस्ट करके देखते हैं। फिर एरर आ रहा है सेशन नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम सेशन को भी ऐड कर लेते हैं। मैं फिर से इसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ट्रांजैक्शन डिटेल अब हमें नज़र आ रही है और इस ट्रांजैक्शन डिटेल को पेमेंट गेटवे को सेंड करने से पहले मैं डेटाबेस में स्टोर करूँगा। तो उसके लिए आपने दोबारा से चेकआउट कंट्रोलर में आ जाना है और फिर यहाँ पर ये डू चेकआउट वाला फंक्शन है, इसके अंदर एंड के ऊपर आपने आ जाना है और फिर यहाँ पर ये सेशन वाली स्टेटमेंट के ऊपर मैं कोड को ऐड करता हूँ। तो ये कोड मैंने ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैं ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, अमाउंट, डिस्क्रिप्शन और पेमेंट का जो स्टेटस है उसको मैं ऑर्डर टेबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और उसके अलावा आप देख लें कि ये जो पेमेंट का स्टेटस है ये मैंने यहाँ पर पेंडिंग रखा हुआ है और जब कस्टमर की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये स्टेटस ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो कोड है वो मैं आगे लिखूँगा, लेकिन उससे पहले हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे ऑर्डर टेबल के अंदर ठीक से स्टोर हो रही हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और फिर परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है और अब मैं इसको डेटाबेस के अंदर चेक कर लेता हूँ।
तो यहाँ से मैं ऑर्डर टेबल को ओपन करता हूँ, तो आप देखें कि ये जो डिटेल है ये यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। और ये स्टेटस को चेक करें कि ये पेंडिंग यहाँ पर अब शो हो रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट, अब हम कस्टमर को और जो कस्टमर की ट्रांजैक्शन डिटेल है उसको हम पेमेंट गेटवे के पास सेंड करेंगे। तो उसके लिए आपने दोबारा से चेकआउट वाले कंट्रोलर में आ जाना है और फिर यहाँ पर नीचे ये मैंने एक स्टेटमेंट ऐड की है और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि डू चेकआउट व्यू, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ से इस पेज के ऊपर रिटर्न हो जाएगा और जो हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल है वो इस व्यू से ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे को पोस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए ये डू चेकआउट व्यू मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और फिर यहाँ पर रीडायरेक्ट वेट, सबसे पहले तो मैं इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। तो ये इस फाइल का नाम मैंने डू चेकआउट व्यू रख दिया है और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि सेशन के अंदर जो मैंने पोस्ट डाटा अरे स्टोर की हुई थी उसको मैं गेट कर रहा हूँ और फिर इस पोस्ट डाटा के अंदर जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं उनको मैं फॉर्म के अंदर हिडन फील्ड्स के अंदर जो है वो ऐड कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैंने पोस्ट करना है और इसके अंदर जो एक्शन यूआरएल है वो यहाँ पर आप देख लें ट्रांजैक्शन पोस्ट यूआरएल, और इस यूआरएल को हमने कॉन्स्टेंट्स में डिफाइन किया हुआ है। और उसके अलावा आप इस फॉर्म का नेम देख लें, मैंने रखा हुआ है रीडायरेक्ट पोस्ट और यहाँ पर मैंने ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाया हुआ है। और ये फंक्शन काम क्या करेगा कि जैसे ही कंट्रोल इस पेज के ऊपर आएगा हमारे फॉर्म को ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा, तो कस्टमर जो है वो पेमेंट गेटवे के सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब हम टेस्ट करके देखते हैं, तो उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देख लें कि ये चेकआउट वाला पेज है और यहाँ से कस्टमर ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पेमेंट पेज ओपन हो गया और इसको यूज़ करते हुए मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो हम पेमेंट करके देखते हैं। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए एक मोबाइल नंबर को ऐड किया है और ये जो टेस्टिंग मोबाइल नंबर है ये सैंडबॉक्स अकाउंट में अवेलेबल है, आप उनको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ से पे के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें पेमेंट गेटवे ने हमें रीडायरेक्ट यूआरएल के ऊपर वापस सेंड कर दिया है। तो आप यहाँ पर ये रीडायरेक्ट यूआरएल देख लें कि पेमेंट स्टेटस वाले पेज के ऊपर उसने हमें वापस भेजा है और यही वाला यूआरएल हमने सैंडबॉक्स अकाउंट के अंदर ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर एरर आ रहा है पेज नॉट फाउंड, क्योंकि अभी तक मैंने ये पेज बनाया नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये पेज बना लेता हूँ और इस पेज के ऊपर हम कस्टमर को जो पेमेंट स्टेटस है वो डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैं दोबारा से चेकआउट कंट्रोलर में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके एंड पर आ जाऊँगा और फिर यहाँ एंड के ऊपर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो ये फंक्शन है जो कि पेमेंट स्टेटस को हैंडल करेगा और इसका नाम है पेमेंट स्टेटस। और पेमेंट गेटवे हमें जो ट्रांजैक्शन स्टेटस सेंड करेगा वो इस रिक्वेस्ट वेरिएबल में सेंड करेगा और उसको हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं रिस्पॉन्स के अंदर। और फिर यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। और उसके अलावा अगर रिस्पॉन्स के अंदर जो रिस्पॉन्स कोड है वो 000 होगा तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि यूज़र को पेमेंट सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। और उसके अलावा डेटाबेस में जो ऑर्डर टेबल के अंदर पेमेंट का स्टेटस है उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि मैंने एक अरे बनाई है और उसके अंदर स्टेटस कंप्लीटेड जो है वो मैंने स्टोर कर दिया है और फिर इसको मैं ऑर्डर टेबल के अंदर जो है वो अपडेट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जो पेमेंट का स्टेटस है उसको हमने ये पेमेंट स्टेटस व्यू है इसको हमने सेंड कर देना है। तो ये व्यू भी मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें पेमेंट स्टेटस, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल के अंदर जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पेमेंट गेटवे हमें ट्रांजैक्शन का स्टेटस सेंड कर रहा है उस स्टेटस को मैं यूज़र को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और उसके बाद हमने लास्ट काम ये करना है कि इसके रूट को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं web.php वाली फाइल को ओपन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं
रूट को ऐड कर देता हूँ। तो ये रूट मैंने ऐड कर दिया है कि जब भी पेमेंट स्टेटस वाला URL कॉल होगा तो चेकआउट कंट्रोलर के अंदर जो पेमेंट स्टेटस का फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। मैं इसको अब टेस्ट करके देखता हूँ। तो उसके लिए मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ और फिर यहाँ से मैं परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। जी, ये फिर एरर आ रहा है, पेज एक्सपायर्ड। और ज़्यादातर इस एरर की वजह ये होती है कि CSRF टोकन जो है उसकी वैल्यू ठीक से हमने ऐड नहीं की। और इस पेज के ऊपर जो ट्रांजैक्शन डिटेल हमें वापस आ रही हैं वो पेमेंट गेटवे की तरफ से आ रही हैं। तो जाहिर बात है कि अगर पेमेंट गेटवे से कोई CSRF टोकन आया भी होगा तो वो हमारे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं करेगा। तो जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो हमारा रीडायरेक्ट URL है ये वाला, इसको मैं CSRF टोकन से एक्सक्लूड कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाना है और फिर यहाँ से ऐप और फिर HTTP, फिर मिडलवेयर, और इसके अंदर आप यहाँ पर देखें वेरीफाई CSRF टोकन, आपने इस फाइल को ओपन कर लेना है। और फिर इसमें यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट अरे है इसके अंदर आ जाना है और फिर यहाँ पर मैं अपने URL को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये URL को ऐड कर दिया है, पेमेंट स्टेटस। तो इससे क्या होगा कि इस URL के ऊपर जो भी डाटा रिसीव होगा तो लारावेल CSRF टोकन की वेरिफिकेशन को इग्नोर कर देगा। तो जस्ट अब हम एक बार फिर से टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ से मैं कोई प्रोडक्ट को बाय करता हूँ और फिर परचेज करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, क्योंकि ये जो रिस्पांस कोड है इसके अंदर जो वैल्यू है वो 000 हमें शो हो रही है। और उसके अलावा मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो ये यूज़र को जो है वो एक पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ और डिटेल्स को भी शो कर रहा हूँ, जैसा कि रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन ID और पेड अमाउंट। तो पेड अमाउंट यहाँ पर 3000 शो हो रही है, जबकि अमाउंट जो थी वो सिर्फ 30 रुपये थी। तो आपको याद होगा कि जब हमने पेमेंट गेटवे को ट्रांजैक्शन डिटेल सेंड की थी तो उसमें जो अमाउंट थी उसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट था, मतलब जो अशारिया था, उसको हमने रिमूव कर दिया था। और यहाँ पर हमें अशारिया को दोबारा से जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जस्ट मैं क्या करूँगा कि मैं अमाउंट को 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर हमें एक्चुअल अमाउंट नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इसका जो कोड है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके या लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।